हमारे साथ फिरोज अजीज जुड़े हैं। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। ये एकदम गलत टाइम पे मार्केट में वापस एक कच्चे तेल का रिस्क ओपन हुआ है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इसे आनंद वेल्थ में? बाइंग अपॉर्चुनिटी या थोड़ा सा रिस्क फैक्टर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो है हल्के हाथ मार्केट से बहुत कम हुए हैं। निफ्टी के टॉप टू सेक्टर्स जो 49% है, बैंकिंग आईटी ऑलमोस्ट, वो अपने ट्रफ वैल्यूएशंस पे है। अर्निंग एस्टिमेट लास्ट ईयर का मेरा 1186 था, 1195 आया है, ब्लूमबर्ग इज द सोर्स। तो आपकी अर्निंग एस्टिमेट ठीक आई है, 980, 1070 एंड 1195। That's a great earnings growth. Last 10 years की earning growth has been 12.9, price growth has been 9.3. ऐसे समय में long term investor accumulate कर ले तो बहुत अच्छी बात है। वॉर के बाद, फरवरी के बाद एक ही चीज मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि मार्केट को 10% से ज्यादा गिरा सके और वहां रख सके। आई थिंक ऊपर वाले की दया से फ्रॉम 30th March that seems to have come true. 22331 was the level on 30th March, which was the last financial year closing. So coming back, इसमें वो क्षमता नहीं है कि 5-10%, 15% गिरा सके। उतनी तो उतार चढ़ाव हर साल दिखाई है 14% की। So if trader might have a risk, but investors don't. ठीक है फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका आप कह रहे हैं बाजार में, लेकिन फिर से ये रिस्क ओपन हो रहा है सर, और जिस तरीके से $86 के आसपास अब फिर से क्रूड आता हुआ, और ऐसे में कम गिरा है आज अगर आप देखें, कंपैरिजन करें तो निफ्टी। तो कौन से बड़े थीम्स आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं? अगर आपको मैं बस ऑप्शन दूं, आपको दो ही स्पेसेस चुनने हैं इस मार्केट में जो वेल्थ क्रिएट कर पाए, तो वो दो स्पेसेस कौन से होंगे? मैडम, मेरे हिसाब से दोनों स्पेस, बैंकिंग और आईटी होगा। राइट, आईटी ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऊपर आ गया अभी फ्रॉम द रॉक बॉटम, बट आई थिंक अगर आज से लेके 2 साल, लेट्स अज्यूम जून 2028, आई वुडंट बी सरप्राइज बैंक निफ्टी और आईटी, निफ्टी को 4-5% पर एनम बीट करने की बहुत अच्छी क्षमता रखता है विद अ लोअर वैल्यू एट रिस्क। फिरोज जी, आईटी के आपने नंबर्स देखे? अभी तो खैर इन्फोसिस के नंबर्स बाकी हैं, टेक महिंद्रा के बाकी हैं, लेकिन जो अब तक नंबर्स आए हैं उनको देखकर क्या क्या व्यू बन रहा है? ओवरसोल्ड है सर। देखिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमारे आईटी सेक्टर को एआई में नहीं था, बट लास्ट मूवर के भी काफी एडवांटेज होते हैं। वो दूसरों से सीख सकता है कैपिटल कम लगा के। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स वी एलएलएम में नहीं थे हम, ऑफ कोर्स पीपल आर वेरी अपसेट, बट आई थिंक वी आर समवेयर क्लोज टू बॉटम, इज माय जजमेंट। ऑफ कोर्स थोड़ी सी और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। लो बीटा नहीं रहा, पहले डिफेंसिव में एफएमसीजी आईटी को डिफेंसिव कहते थे। बीटा लास्ट 1 ईयर का बीटा 2.2 है निफ्टी का, आईटी का विजा निफ्टी, सो इट्स नाउ अ हाई बीटा सेक्टर। तो इसीलिए मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रहा था कि 2 साल के टाइम फ्रेम्स में निफ्टी को 5% बीट करने की क्षमता रखता है। दैट्स माय जजमेंट। सो यस, वही ओपिनियन रहेगा। ऑफ कोर्स रिजल्ट्स खराब हैं, बट उम्मीद वही थी। ऑफ कोर्स जो लास्ट लैप होता है एग्जिट का, वो होता है, बट आई थिंक जैसे कोरिया हैज डन अंडर परफॉर्म। तो जो टॉप स्टॉक्स निफ्टी के हैं, ऑफ कोर्स पहले टॉप 10 निफ्टी में 3 स्टॉक हुआ करते थे आईटी के, अब टॉप 20 में 4 हैं। सो आई थिंक जब ये जो एमर्जिंग मार्केट, एमएससीआई का जो एमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है, जिसमें 164 इंडिया के स्टॉक्स हैं, विच इज कॉल्ड द एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स, जब वो दूसरी मार्केट्स में थोड़ी ठंडा, मतलब थोड़ी गर्मी कम होगी, तो ऑटोमेटिकली दीज 164 स्टॉक्स, $1.8 trillion follows MSCI emerging market index in which we have 11% weight. दूसरों ने जो वेट खींचा था, वो अनवाइंडिंग ऑफ दैट वेट हो सकती है। कॉस्पी 9600 से 6800 पे है। सो अनवाइंडिंग ऑफ दैट वेट विल ट्रिगर the next wave of FII if at all. वो तो MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स पे नजर रखना, उसकी अगस्त की रिव्यू पे नजर रखना, जिसमें 164 स्टॉक्स हैं। बॉटम स्टॉक की फ्री फ्लोट 16,000 करोड़ है। टॉप स्टॉक्स में से बहुत पैसा गया है बिकॉज अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैव पुल्ड आउट द वेट। $1.8 trillion, $80.8 trillion पैसिव, $1 trillion एक्टिव, उसको ट्रैक करता है, बेंचमार्क करता है।
ओके, आईटी पर आपका पॉजिटिव नजरिया, साथ ही बैंक्स को लेकर भी आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। लेकिन फिरोज जी, क्या अब लगता है कि फार्मा स्पेस एक डिफेंसिव स्पेस हो चुका है? जिस तरीके से यहाँ पर रिटर्न्स मिले हैं, फार्मा हेल्थ केयर स्पेस देख लीजिए, आप हॉस्पिटल स्टॉक्स देख लीजिए, अभी लॉरस लैब्स की चर्चा हो रही थी, 6 महीने में 43% के रिटर्न्स दिए हैं इसने। फार्मा स्पेस आगे चलकर क्या लगता है इसी तरीके से आउट परफॉर्म करेगा? श्रेया जी, देखिए, ऑफ कोर्स फार्मा आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखता है, बट मार्केट की दूसरी दूसरी स्थिति में रणनीति अलग होनी चाहिए। मेरे हिसाब से करंट स्थिति में यू डोंट हैव टू गो सेक्टोरियल। सेक्टोरियल रिवॉर्ड तब करता है जब पीक पे होते हैं ना, तो कुछ भी खरीदने का मन नहीं करता है, बट थोड़ी चीजें खरीदने से पैसा बनता है। आज की करंट स्थिति में आई विल बी मोर ब्रॉड बेस्ड और साइज के हिसाब से खरीदूंगा rather देन सेक्टर के हिसाब से खरीदूंगा। अगर आप देख रहे हैं तो टोटल 9,500 करोड़ आया है लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड्स का जून में। इंप्लाइड एक्सपोजर की बात कर रहा हूं। 7,000 करोड़ मिड कैप के 150 स्टॉक के लिए एलोकेट होके आया है और 6,800 स्मॉल कैप के लिए एलोकेट होके आया है। सो पॉइंट वन ये श्रेया, ऑफ कोर्स आई एम मार्जिनली बुलिश ऑन हेल्थ केयर बट नॉट सो बुलिश, पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर मार्केट निफ्टी 26,500 पे आ जाए ना, तब मैं बोलूंगा कि मुझे सेक्टोरियल जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं मिड कैप खरीद लूंगा, लार्ज कैप खरीद लूंगा, पैसे बना लूंगा। जब मार्केट 2 साल की करेक्शन कर चुकी है, मई में वी हैव स्लिप्ड इनटू 2 इयर्स ऑफ नेगेटिव, ऐसा जब भी हुआ है, अगले 3 साल की मीन रिटर्न निफ्टी की 21.2 है, मीडियन 20.6 है, वर्स्ट रिटर्न 4.1% है और मैक्सिमम रिटर्न 56% है। इफ 2 years निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म्ड, those are times where you buy the broader market as per size rather than sector. That's my judgment. आपको एक चीज और बता दूं कि क्या हुआ है कि अब जब हमने ये स्टडी की ना, 2 साल की रोलिंग रिटर्न देखी, तो जब भी ये ऐसा होता है तो कभी कैपिटल की लॉस ही नहीं होती है और 21% की मीडियन रिटर्न निफ्टी दे देता है 3 साल की कॉम्पाउंडेड। सो आई एम मोर बुलिश ऑन द ब्रॉडर थीम देन सेक्टर्स के लिए। रिवॉर्ड इतना नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट सो फेवरेबल। ओके, रिस्क रिवॉर्ड आपके हिसाब से अभी कौन से थीम्स हैं जहां आपको अच्छे लग रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड? कोई 2-3 थीम्स? Themes, I think domestic themes, agri, defense, low free floats हैं उसमें। I would say capital goods, cement stocks, these have from a 2-quarter perspective. Because मैं क्लाइंटों को जनरली 2 साल की अवधि से आउट परफॉर्मेंस टू निफ्टी की मान के चलता हूँ, बट या फ्रॉम अ 2-quarter perspective these sectors are good. ओके, अच्छा फिरोज जी, अभी आपने कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप्स में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स पर आप ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये तो काफ़ी चले हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास मिड कैप हो गया और स्मॉल कैप की भी हम चर्चा कर रहे थे, 1 महीने में 20% से रिटर्न मिले हैं। तो जिन्होंने ये रैली मिस की फिरोज जी, अभी भी एक बड़ा मौका है इन लेवल्स पर देखे। और क्या स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए? जैसे कि अगर आपने कहा कि सेक्टर स्पेसिफिक नहीं हो, तो ब्रॉडर मार्केट से अब स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए? yes, of course, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, बट अगर मेरा उद्देश्य है 20-22% की रिटर्न अगले 3 साल के लिए, डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का ही काम कर सकता है, राइट? जैसे अगर किसी ने म्यूचुअल फंड खरीदे होते 1 साल पहले, तो उनकी रिटर्न इतनी अच्छी नहीं है। तो स्टॉक स्पेसिफिक डायरेक्ट इक्विटी स्ट्रेटजीज आर वर्क बेटर फॉर स्मार्ट पीपल। सो कमिंग बैक श्रेया, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। 2-3 एट्रीब्यूट जरूर देखने चाहिए। आप अगर स्टॉक्स में घुस रहे हैं तो आपको, अगर समझो कि काफी लोग कहते हैं मुझे मल्टी बैगर चाहिए, तो हमने स्टडी की मल्टी बैगर शेयर्स जो हैं उन्होंने क्या खूबियां दिखाई थी मल्टी बैगर बनने से पहले। तो 3 खूबियां मैं बता देता हूं। वो दिस वाज कॉमन बिटवीन स्टॉक्स व्हिच टर्न्ड आउट टू बिकम मल्टीप्लायर। उनकी बेस इफेक्ट छोटी थी। वो 20,000 करोड़ की कंपनी, 25,000 करोड़ की कंपनी नहीं थी मार्केट कैप की, 3,000 करोड़ की कंपनी, 2,000 करोड़ की कंपनी। अगर आपको मार्केट में मल्टी बैगर बनाना है तो यू हैव टू बाय स्टॉक्स विद अ बेस इफेक्ट व्हिच इज इन योर फेवर। दैट्स वन। सेकंड, अर्निंग्स की जो क्षमता है वो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए। एक स्टॉक बहुत अच्छा ग्रो किया है, बट 1 साल उसने 73% की ग्रोथ दिखाई, दूसरे साल उसने -20 की ग्रोथ दिखाई, पैट ग्रोथ, डी ग्रोथ दिखाई। सो अर्निंग्स जो भी स्टॉक्स चुन रहे हैं उसमें आप बेस इफेक्ट देखें आपके फेवर में है कि नहीं है। बहुत बड़ी कंपनी खरीद के डायरेक्ट इक्विटी में पैसा कम लोगों ने बनाया, मल्टी बैगर तो। दूसरा, अर्निंग्स की जो पैट ग्रोथ है वो इतनी वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए। इसको आज एआई के माध्यम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आनंद राठी वेल्थ एक लिस्टेड कंपनी है, तो 19 रिजल्ट मैंने दिए, मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अर्निंग्स की उतार चढ़ाव की स्टैंडर्ड डिविएशन 4.6 4.8% है, ये हम मेजर करते हैं
तो हर कंपनी की, निफ्टी की पूरी कंपनियों की मैंने देखी, आज एआई कर देगा। तो अर्निंग्स की जितनी वॉलेटिलिटी कम है उतना उसको मल्टी बैगर होने में ईज होता है। और तीसरा, उसमें बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर रिसर्च रिपोर्ट आ गई है 10 रिपोर्ट तो आप लास्ट है। यू हैव टू बी अंडर कवर्ड स्टॉक, ओवरलुक स्टॉक्स। दीज आर द 3 एट्रीब्यूट्स यू हैव टू लुक फॉर इफ यू वांट अ मल्टी बैगर। इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स बताए फिरोज जी, सबने नोट किया होगा। आई होप कि हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक्स इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे और हैव अ गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए।